हेलो गाइस, आप देख रहे हैं इजी2 लर्न और आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी का रेस्पिरेशन कंटेंट। व्हाट इज मीन बाय रेस्पिरेशन? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड। और हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग एंड प्लांट आल्सो। हाय एवरीवन, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स क्या है। जो बायोलॉजी का एक लाइफ प्रोसेस है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, तो उसके बारे में पूरी तरह से इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है जिससे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स प्रॉपरली वर्क करते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स आपको लगते हैं वो नोट डाउन करना। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस। चलो तो दोस्तों चालू करते हैं रेस्पिरेशन। तो तुमको पहले बता दिया मैंने रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी। तो फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है और वहाँ से एनर्जी रिलीज की जाती है। तो ये होता कहाँ है? तो ये हम लोगों को दिखाई देता है कि अपना जो माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ ये प्रोसेस डन होती है। द फर्स्ट स्टेप इसकी है कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड टू प्यूरेट्स। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्मा। फर्दर प्यूरेट में बी converted into ethanol and carbon dioxide. This process taken place is during fermentation. Since process take place in absence of air and oxygen is called to anaerobic respirations. तो रेस्पिरेशन प्रोसेस से एटीपी इस तरीके से तैयार किए जाते हैं मॉलिक्यूल्स और वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। एटीपी वाटर के साथ रिएक्ट होकर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। अभी देखना हमको जो एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम एरोबिक रेस्पिरेशन। टेक प्लेस द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट प्रोड्यूस मोर एनर्जी। द एंड प्रोडक्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। इट टेक प्लेस इज मोस्टली ऑर्गेनिज्म। तो देखो जहाँ पे ऑक्सीजन यूज किया जाता है और ऑक्सीजन यूज करके एनर्जी के साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं, तो वहाँ पे बोलेंगे हम कि एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ है। एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज कन्वर्ट इनटू प्यूरेट इन cytoplasma in the presence of oxygen, and then presence of oxygen fluid is converted into carbon dioxide, water and energy in mitochondria। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में वाटर और एनर्जी स्टोर करता है। ग्लूकोज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन साइटोप्लाज्मा के तहत फ्लूइड करके वो जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है माइटोकॉन्ड्रिया में उसको कन्वर्ट कर देता है और इस तरीके से एरोबिक रेस्पिरेशन डन होता है। उसके बाद है एनारोबिक रेस्पिरेशन। टेक प्लेस द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट प्रोड्यूस लेस एनर्जी and the product of lactic acid or ethanol, carbon dioxide and energy. It take place muscle of cell in yeast. Anaerobic respiration, muscles of cells glucose of convert into pruretes and take absence of oxygen, purate convert into lactic acid and energy। यहाँ पे देखो कि ग्लूकोज जब साइटोप्लाज्मा में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं रहता, इसलिए वहाँ पे जो एनर्जी होंगी लैक्टिक एसिड तैयार होगा, नहीं तो फिर इथेनॉल में कन्वर्ट होगा। तो लेस एनर्जी यहाँ पे तैयार होती है। जहाँ पे लेस एनर्जी तैयार होंगी और लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज होंगी वहाँ पे हम बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। इस तरीके से हम लोगों ने जो रेस्पिरेशन के 2 टाइप्स है एरोबिक और एनारोबिक, जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन एब्सेंट है एनारोबिक रेस्पिरेशन। जहाँ पे प्रेजेंट रहता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी रिलीज करता है। जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहता वहाँ पे लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज करता है। यहाँ पे तुमको पाथ दिखा है, शॉर्ट मत रहता कि देखो ग्लूकोज और जब ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन होकर एनर्जी अपन डेवलप करेंगे, तो एनर्जी डेवलप करते वक्त वहाँ पे जो 2 पाथ दिए तुमको उन पाथ को ध्यान से देखना है। पहले इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वहाँ पे CO2H2 प्लस एनर्जी मिल रही है। यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंस है तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड और एनर्जी मिल रही है। और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नीचे भी दिया है, इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी ये ईस्ट में तैयार होता है। ये तीनों जो दिए तुमको फर्मेंटेशन ऑफ द न्यूट्रिशन इन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज और एनर्जी रिलीज होने वाले तीनों कंटेंट है, इसको अच्छे से तुम समझ लेना। तो रेस्पिरेटरी इन ह्यूमन बीइंग देखेंगे हम लोग। जो मेन ऑर्गन्स है अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के वो नॉस्ट्रिल्स, नेसल कैविटी, फेरेनेक्स, लैरिंक्स, ट्रैचिया, ब्रोंची, ब्रोंच होल, लंग्स एंड डायफ्राम। तो देखो यहाँ पे जो जिस तरीके से सिचुएटेड किया हुआ है उसी तरीके से अपने इनर बॉडी में अपना रेस्पिरेशन सिस्टम्स का पूरे ह्यूमन के अंदर में ऑर्गेनाइजेशन होता है और ये कॉमनली पूरे एक ही साथ काम करते हैं, इसलिए इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम्स बोला जाता है। कोई ऑर्गन्स इंडिविजुअली वर्क नहीं करता, ये सब रेस्पिरेटरी के ही ऑर्गन्स है।
तो हम एक्सप्लेन करेंगे इसको कि एयर एंटर थ्रू द नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से एयर एंटर करती है, जो हेयर लाइक म्यूकस का स्ट्रक्चर होता है वो ट्रैप करते हैं एयर को, डस्ट पार्टिकल्स को वहीं पे रोक देते हैं। पैसेज थ्रू द फेरेनेक्स, लैरिंक्स, ट्रैचिया, ब्रोंचिया एंड एंटर द लंग, लास्ट में लंग्स में चली जाती है एयर। और ट्रैचिया हैज रिंग्स कार्टिलेज विच प्रिवेंट द कोलैप्सिंग व्हेन दीज आर नो एयर ऑफ द ट्रैचिया, तो वो उसको कोलैप्स होने से बचाता है। ब्रोंचिया डिवाइड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड टू ब्रोंचियोल्स, देखो ब्रोंची को जो छोटे छोटे ट्यूब्स रहते हैं उसको ब्रोंची होल्स कहते हैं, और यही अपने एंडिंग में रहते हैं, एयर को जहाँ जहाँ चाहिए, जिसको ऑलवेली बोलते हैं, वो सप्लाई करते हैं अपने ब्लड वेसल्स को और गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल अपना जो भी कोई टिश्यू ऑर्गेनिजम्स है या कोई सेल्स है वर्क करता है, वहाँ पे ऑक्सीजन फिनिश हो जाता है, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होगा, तो ये ब्लड के मीडियम से वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से ले लेता है, मतलब गैस एक्सचेंज करने का काम अपना ये ऑलवेली करते हैं। और इसी तरीके से पूरे बॉडी के अंदर में हम ऑक्सीजन की क्वान्टिटी वो बैलेंस करते रहते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से हम बाहर छोड़ते हैं और उसी टाइम ऑक्सीजन लेते हैं। और ये जो प्रोसेस है पूरे बॉडी में कंटिन्यूसली चालू रहती है, इसलिए अपनी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है उसकी क्वांटिटी पूरी बैलेंस होती रहती है। तो आगे देखेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीथिंग। व्हेन वी ब्रीथ इन एयर द मसल्स ऑफ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव डाउनवर्ड एंड द चेस्ट कैविटी एक्सपैंड, एयर एंटर्ड इनटू द लंग्स। तो देखो जब हम एयर अंदर लेते हैं तो चेस्ट कैविटी अपनी डाउनवर्ड हो जाती है, जो एक्सपेंड करती है चेस्ट कैविटी जब एंटर में, और डायफ्राम क्या कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और वहाँ पे अपनी जो डाउनवर्ड हो जाती है। व्हेन द ब्रीथ आउट एयर द मसल्स डायफ्राम रिलैक्स एंड मूव अपवर्ड, द चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट एंड एयर गो टू द लंग्स। तो देखो बाहर छोड़ते हैं हम लोग तब वो एक्सपैंड होकर ब्रीथ आउट चली जाती है, कैविटी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। यहाँ पे देखो फिगर में भी दिखाया है तुमको, इसी तरीके से हमारा एक्सपेंड और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो होता रहता है। तो ये मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीथिंग भी तुमको क्वेश्चन पूछ जाता है कि जब एयर अंदर लेते हैं, जब चेस्ट कैविटी एक्सपेंड होती है, अपनी चेस्ट फूल जाती है, जब एयर को बाहर छोड़ते हैं जो डायफ्राम है वो क्या होता है, रिलैक्स होता है, तो अपनी चेस्ट अंदर चली जाती है, कैविटी अंदर चली जाती है। तो ये अच्छे से तुम समझ लेना। ओके, देखो इस फिगर में भी दिखाया हुआ है कि जो नसल पैसेज है वहाँ से एंटर करती है, फिर माउथ कैविटी, फेरेनेक्स, लैरिंक्स और ट्रैचिया में जाती है, और सबसे लास्ट में जब उनको रिंग्स दिख रहे हैं अपने कार्टिलेज के, वो रिंग्स के थ्रू वो अपने लंग्स में जाती है। तो लंग्स में जाने के बाद में वो रिब्स के नीचे जो डायफ्राम है, वो डायफ्राम ही अपने चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलीज करता है, और ब्रोंची और ब्रोंची होल्स तो दिखाई दिया है, और जो अल्वेलोर सैक्स दिया है, और ये रेस्पिरेटरी ब्रोंचियोल देखो लास्ट में तुमको छोटे छोटे जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो अल्वेली है, और वही अल्वेली अपने जो सिस्टम्स रहता है टिश्यू सेल्स का उसके कांटेक्ट में आती है, और वहाँ पे ऑक्सीजन को लेके जाती है, और वहाँ पे एनर्जी देने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड को उसी जगह से रिलीज किया जाता है। चलो बता देता कि अपनी एनसीईआरटी के बुक में भी यही दिया हुआ है कि विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड इनटू स्मॉलर देन ट्यूब विच फाइनली टर्मिनेट द balloon like structure which called to alveoli. The alveoli provide to surface where to exchange the gases can take place. The wall of alveoli contain extensive network of blood vessels. As we have seen the earlier years, the breathing in our ribs and flatten our diaphragm and chest cavity become larger, and result because of this air is sucked into the lungs and fill expand alveoli, and blood bring to carbon dioxide from the rest of body released to alveoli. Oxygen alveoli are to taken from blood vessel to the transport in cell of the body. तो यहाँ पे भी वही बताया है कि देखो हम लोग जब सांस को अंदर लेते हैं तो चेस्ट कैविटी फूल जाती है, डायफ्राम ऊपर चिपक जाता है, और उसी तरीके से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, वही ऑक्सीजन जो अपना लास्ट जो अल्वेली है स्ट्रक्चर है अपने नसल कैविटी से जाने वाले एयर का, तो वो जहाँ जहाँ लगता है वहाँ मिक्स कर देता है, और मिक्स करने के बाद में वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्पिरेटरी पिगमेंट में जाके वो रिलीज़ कर देता है, और यही अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का काम है। द पिगमेंट प्रेजेंट ऑफ रेड ब्लड कैप्सूल्स
कार्बन डाइऑक्साइड, सोलेबल वाटर, ऑक्सीजन एंड हेंस टू द मोस्टली ट्रांसपोर्ट इन द डिवाइस ऑफ ब्लड। तो यही ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है एयर को पूरे बॉडी के अंदर में। ब्लड से कनेक्ट रहते हैं, उसके जो छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर और ब्लड से कनेक्ट रहते हैं और यही अपने बॉडी में गैसेस को एक्सचेंज करने का काम करते हैं। तो दोस्तों ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से रेस्पिरेशन मतलब क्या है, एटीपी एनर्जी कैसे करते हैं, ग्लूकोज को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ब्रेक डाउन कैसे करते हैं, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जो एरोबिक एनारोबिक है, और उसके बाद में जो ह्यूमन बीइंग के अंदर में रेस्पिरेटरी सिस्टम्स क्या है, किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर में, वो अच्छे से समझाऊंगा, यही हम उम्मीद करते हैं। और आगे की वीडियो में जो प्लांट का रेस्पिरेटरी सिस्टम्स है उसको देखेंगे। एनिमल का हम लोगों ने देख लिया है रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करो रेस्पिरेशन के, एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। चलो तो थैंक यू सो मच।